रब ज़िदनी इल्मा। और आज का जो लेक्चर है दैट इज IS 41, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। दैट इज वेरी प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि अप्लाई बहुत सारी जगह पर होता है विद इन पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। स्कोप क्या है जी? IS 41 एग्रीकल्चर रिलेट्स टू बायोलॉजिकल एसेट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स जो कि हम लोग अभी पढ़ के आए हैं IS 20, जिसमें कैपिटल और रेवेन्यू ग्रांट्स देखी हम लोगों ने, एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। क्यों होता क्या है? आफ्टर द हार्वेस्ट, products which are a result of the processing after the harvest will be dealt with under IS 20 inventories और other applicable standards। ठीक है जी, जो प्रोसेसिंग जिनकी होनी है या जो होनी है हार्वेस्ट के बाद, वो IS 2 डील करेगा। IS पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक IS 41 लगेगा। फॉर एग्जाम्पल वो दे रहा है नीचे कि बायोलॉजिकल एसेट्स, अभी बायोलॉजिकल एसेट पे पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल एसेट है क्या। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जी बायोलॉजिकल एसेट included in IS 41 except bearer plants। फॉर एग्जाम्पल शीप बायोलॉजिकल एसेट कंसिडर होगा, उसकी एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है ओनली एट द पॉइंट ऑफ टिल हार्वेस्ट वो वूल होगी। अब वूल को जब प्रोसेस करेंगे तो उसका यार्न बनेगा, कार्पेट बनेगा। तो वो जो है वो प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट आउटसाइड वो एक्चुअली जाएंगी फिर IS 22 में या जिसमें भी। इसी तरह डेयरी कैटल्स, उसका जो मिल्क है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आएगा, और चीज जो है वो आपकी फिर स्कोप से बाहर आएगी। ये उसने सारा दिया है, पिग्स का, कॉटन प्लांट का, शुगर के, टबैको प्लांट्स, ये सारा उसने दिया है। यू कैन रीड इट बाय योर सेल्फ ऑन योर अकॉर्ड, एंड ऑन योर अकॉर्ड यू कैन रीड इट। अच्छा, वो कहता है बायोलॉजिकल एसेट क्या है? व्हाट इज बायोलॉजिकल एसेट? अब बायोलॉजिकल एसेट इज अ लिविंग एनिमल और प्लांट। A biological asset should be recognized if, recognize means अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसे रिकॉर्ड करना है अगर, इफ इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। देखें, हम लोगों ने जो एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी जो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में है, एसेट क्या है? इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी फ्रॉम विच इकोनॉमिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल इनफ्लो टू द एंटिटी। ठीक है, ये था। लेकिन अब बायोलॉजिकल एसेट कब रिकॉग्नाइज करना है? इफ इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, द कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट कैन बी रिलायबली मेजर्ड एंड द एंटिटी कंट्रोल्स द एसेट। ये तीनों चीजें होंगी तो फिर आप बायोलॉजिकल एसेट को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फसल खड़ी है गंदम की, ठीक है। अब गंदम की फसल खड़ी है तो उसको क्या करना है? उसको जलाना थोड़ा ही है, उससे बेनिफिट आएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, उसे बेचेंगे, पैसे आएंगे। अच्छा, उसकी कॉस्ट या फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती है, यस डेफिनेटली। और वो कंट्रोल में भी, ये ना हो किसी वडेरे के कंट्रोल में हो और आपके किसी कंट्रोल में ही ना हो। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है? रिकग्निशन एंड मेजरमेंट। उसे रिकग्नाइज कब करना है और मेजर कितने पे करना है? हर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्हीं दो पे बात करता है। कहता है इनिशियल मेजरमेंट इज एट फेयर वैल्यू लेस एनी एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल्स कॉस्ट। जो गंदम खड़ी है उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, जितनी भी है आइडिया हो जाता है, और उसको बेचने पे कॉस्ट कितनी आएगी उस पे इनिशियली मेजर करेंगे। इफ देयर इज नो फेयर वैल्यू देन द कॉस्ट मॉडल शुड बी यूज्ड, बट इट इज रेयर, फेयर वैल्यू होती ही होती है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होगी? revalue to fair value less point of sales cost at the year end, taken any gain or losses to the statement of profit and loss। और साल के एंड पे अगर इतना लंबा चल गया है, जैसे फॉर एग्जांपल चावल की प्रोड्यूस है वो प्रोबेबली शायद सितंबर वगैरह में होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ऐसी फसल है जो सितंबर में की और आपका 31st एंडिंग पीरियड है, तो आप क्या करेंगे? आप फिर जो गेन और लॉस होगा उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। बेरर प्लांट क्या है जो हम लोगों ने पढ़ा था? बेरर प्लांट आर अकाउंटेड फॉर अंडर IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट rather than IS 41 agriculture। A bearer plant is a living plant that is used in production or supply of agricultural produce, is expected to bear fruit from more than one period, and has a remote likelihood of being sold as an agricultural produce except for incidental scrap sales। जैसे फॉर एग्जांपल केले का दरख्त हो गया, अब वो जो है वो सेब का दरख्त हो गया, वो एग्रीकल्चरल है, ठीक है। लेकिन उसको एक दरख्त वो है जिसकी लकड़ी बेचनी है। फॉर एग्जांपल ये देखे ना, यहाँ पे उसने ट्री का बताया, कहीं पे ट्री का, रबर ट्रीज, ठीक है। हार्वेस्टेड लेटेक्स जो है और रबर प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीज ये आ गया, ट्रीज एंड टिम्बर प्लांटेशन, जहां पे ट्रीज को उगाया जा रहा है सिर्फ टिम्बर्स के लिए। तो फेल्ड ट्रीज जो
ट्री गिरा दिए वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और लॉग्स और लंबर जो है यहाँ पे कहीं नहीं उसने बेरर प्लांट्स का बताया। बेरर प्लांट्स आर दोज जो कि फ्रूट देते हैं, जैसे कि सेब का दरख्त हो गया, आम का दरख्त हो गया, तो ये सारे दरख्त जो है एज अ IS 16 में काउंट होंगे, ठीक है, रादर देन IS 41 एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? At the date of the harvest, the produce should be recognized and measured at fair value less estimated cost to sell। जो डेट होगी उस दिन, जिस दिन वो हार्वेस्ट होगी, गंदम पक गई, उस दिन आप क्या करेंगे, उसे मेजर करेंगे फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट पे। गेन एंड लॉसेज ऑन इनिशियल रिकग्निशन आर इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। आपने उसे इनिशियली भी रिकॉर्ड किया होगा, और आज की डेट जब पॉइंट ऑफ सेल्स आ गई या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गई, जो भी सेल या जो गेन या लॉस होगा उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। आफ्टर प्रोड्यूस हैज बीन हार्वेस्टेड, गंदम उतर गई, IS 16 cease to apply, agriculture produce becomes an item of inventory, fair value less cost to sell at the point of harvest is taken as cost for purpose of IS 20 to inventories which is applied from then onward। तो गंदम उतर गई, गंदम बोरियों में पैक होके गोदामों में पहुंच गई, अब IS 41 रखेगा, और IS 41 कहता है इन्वेंट्री शुड बी रिकग्नाइज्ड और मैयर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो कॉस्ट जो है वो कंसीडर होगी कौन सी, जो कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। ठीक है जी, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया ये, और उसने सारी एक्सप्लेनेशन दी है, इसको आपने पढ़ना हुआ तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ एज वेल। ठीक है जी, साथ में वो कहता है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड बायोलॉजिकल एसेट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स हम लोगों ने पढ़ी थी, कैपिटल ग्रांट्स भी होती हैं और रेवेन्यू ग्रांट्स भी होती हैं। IS 41 applies to government grants related to biological assets, unconditional government grants received in respect of biological assets measured at fair value are reported as income when the grant become the receivable। हम लोगों ने बहुत डिटेल में कंडीशनल और अनकंडीशनल ग्रांट्स को पढ़ा था। इफ सच ग्रांट इज कंडीशनल, जैसे कि ये इतने जो है आप इतनी गंदम प्रोड्यूस करोगे लेट्स सपोज, तो आपको ये ग्रांट मिलेगी, इंक्लूडिंग वेयर द ग्रांट रिक्वायर्स एन एंटिटी नॉट टू एंगेज इन सर्टेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अच्छा, ये भी कई दफा होता है कि गवर्नमेंट्स ने किसी चीज को डिस्करेज करना होता है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई आप पेस्टिसाइड्स फॉर एग्जांपल यूज नहीं करेंगे अगर, तो फिर ग्रांट मिलेगी। द एंटिटी रिकॉग्नाइजेज इट इट्स इनकम ओनली व्हेन द कंडीशंस हैव बीन मेट। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉमन सेंस है। एसेट आउटसाइड स्कोप ऑफ 41, कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट्स आगे वो 41 से बाहर है, और IS 16 जो है लैंड इज नॉट बायोलॉजिकल एसेट, वो जो है IS 16 में काउंट होता है। ठीक है जी, एक छोटी सी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है वो करते हैं, और हमारा जो है होपफुली ये दो अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कहता है हर्ड ऑफ 5 year ओल्ड काउज, हम लोग काउज को ले लेते हैं। एक हर्ड है, हर्ड ऑफ 5, ठीक है, मतलब 5 उसमें गाय हैं, 4 year old काउज हैं, वॉज हेल्ड ऑन 1 January 2023। 2023 को वो 5 गाय थी जो कि 4 साल ओल्ड थी। ऑन 1 July 2023 a 4.5 year old cow was purchased for 212। the fair value less estimated point of sales cost were 4 year old जो काउ है 1 January को उसकी वैल्यू 200 थी, 4.5 की इतनी थी, और 5 year की 230 थी। अब वो क्या कहता है, वो कहता है जी कैलकुलेट द अमाउंट that will be taken to statement of profit or loss for the year ended 31st December 2023। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल अच्छा जी, तो क्या कह रहा है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जो उसके पास कितनी थी, उसके पास 5 जो थी काउस थी, और वो थी 4 year old। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 इस तरह लिखता हूँ, 5 काउ थी, वो थी 4 years old, और उसकी कॉस्ट लेस जो उसकी फेयर वैल्यू थी वो कितनी थी, कॉस्ट लेस फेयर वैल्यू कितनी थी, 200 थी। ठीक है, 1 January को, तो वो हो गई $200। ठीक है जी, अगर हम लोग टोटल करें, ये पर है, और टोटल कितनी है जी, टोटल होगी 5 है, तो टोटल होगी हमारे पास $1000। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हुआ तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आप खामोश रह सकते हैं। अच्छा, ये कब है, चूंकि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उसे 1 January को जो इनिशियल रिकग्निशन है वो किस पे करनी है, वो करनी है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, तो 2023 को ये हो गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, बल्कि मैं इसको स्टार्ट पे लिखता हूँ, Ctrl+X, इधर मैं एक और एंटर कर देता हूँ,
अच्छा जी, तो ये कब हुआ? ये हुआ 1 जनवरी 2023 को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब क्या हुआ? अब उसने कहा कि 1 जुलाई को, जुलाई 2023 को 6 महीने गुजर गए, उसने एक काव और खरीदी, 1 काव, ठीक है, जो कि थी 4, मैं इसको 4 इस तरह लिखता हूँ, 4.0, और वो कितनी थी जी? वो काव थी 4.5 ईयर्स ओल्ड थी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे उसने लिखा है ना, तो क्या जी, ऑन 1 जुलाई 2023 4.5 ईयर ओल्ड काउ वाज परचेज फॉर 212। तो उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी कितनी? 212। क्योंकि एक थी, तो एक यहाँ पे आ गई कितनी? 212, एक काउ आ गई। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? 31 को, अब अल्टीमेटली हमारा हो गया 31। इसको मैं हटा देता हूँ, ब्रैकेट्स को जरूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ जी? अब 31 दिसंबर को क्या हुआ? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों ने इसको करना है 31 दिसंबर को। अच्छा, इनकी वैल्यूज कितनी बनी? इनकी वैल्यू थी जो 31 दिसंबर को जो 5, अब 6 काउ होगी ना, तो टोटल आपके पास होगी 6 काउज हो गई, जो कि 5 ईयर ओल्ड है अब। क्योंकि साल पहले आपके पास जो है 5 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, साल पहले आपके पास, एक पूरा साल पहले आपके पास 4, अच्छा 4 साल ओल्ड थी, फिर एक आपने और ऐड की 4.5 वाली, क्योंकि जो पहले आपके पास 5 काउस थी वो भी 4.5 की होगी होंगी, जुलाई में एक और खरीदी, तो अब आपके पास टोटल 6 काउस हो गई, जो कि 5 ईयर्स ओल्ड होगी। मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पे इसको सारे को अंडरलाइन करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, हुआ क्या? यहाँ पे टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ गई? $212, ये आनी चाहिए। ठीक है, ये है। अब 31 दिसंबर को ही, 31 दिसंबर को ही आपने उसे, क्योंकि क्लोजिंग हो गई, आपने उसे दोबारा मैयर करना है फेयर वैल्यू पे। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? इन्हीं 5 काउस की, इन्हीं 5 काउस की वो कहता है जी कॉस्ट, वो है 230। ठीक है जी, ये पर हो गया $230। तो चूंकि अब 5 है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 230 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे करके उसे लिख लेते हैं, 230 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 5, ये नहीं, 5 6 का हो जाओगे ना, हाँ ठीक है। तो 230 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई जी? ये आ गई 1380। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये आ गई ये वैल्यू। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी जाएगी? स्टेटमेंट गेन जो है, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? दैट विल बी दिस माइनस दिस। ये अमाउंट जो है वो डॉलर साइन की वजह से एक्चुअली दे रहा है। तो मैं क्या करता हूं, 1380 जो फेयर वैल्यू है इसकी, और आपकी इनिशियल रिकग्निशन थी कितने पे? 1212 पे। तो 160 का जो गेन है, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा एज अ गेन। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ। ठीक है, कहां पे चला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एज अ गेन रिकग्नाइज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे तो उसने नहीं मांगा, तो स्टेटमेंट अगर उसने मांगा हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा आपका? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके जो हर्ड ऑफ काउज है,
वो कितने का रिपोर्ट होगा? वो रिपोर्ट होगा, इनिशियली वो था कितने का? इनिशियली था वो 1212 का, अब वो 1380 का रिपोर्ट होगा। और जो 1212 से 1380 गया, वो 160 का गेन आपका कहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा? वो आपका इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट हो जाएगा। आई होप अगेन यू गेट एवरीथिंग ओवर हेयर। अगर कोई इशू है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन कीप क्वाइट। ठीक है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। इसमें तो उसने ऑलरेडी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट दी थी, अगर हमें फेयर वैल्यू माइनस करनी हो फिर क्या करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंडिंग टू को कहता है मैकडोनल्ड ऑपरेट्स अ डेयरी फार्म एट 1 जनवरी। ये मैकडोनल्ड से वही आ गया ना, ओल्ड मैकडोनल्ड हैव अ फॉर्म, ई आई आओ, वो थी पोइम है ना, बच्चे सुनते हैं। ओके, सो वापस आते हैं इस पे। मैकडोनल्ड्स ऑपरेट्स अ डेयरी फार्म एट 1 जनवरी 2021। ही ओज, और कंपनी ओन्स 100 cows वर्थ 1000 ईच। तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली यही वाली जो है इसको मूव और कॉपी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको फिर हमें अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है जी। क्या हुआ, 1 जनवरी 2021 को क्या है उसके पास है 100 cows और 1000 ईच, जो कि लोकल मार्केट प्राइस पे है। कितनी है जी? 100 cows है, ठीक है, एट 1000 ईच। ठीक है जी। तो इसकी फेयर वैल्यू जो है वो कितनी हो गई? फेयर वैल्यू इसकी हो गई 1 लाख की। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ फेयर वैल्यू है। अच्छा, एट 31 दिसंबर 2021 ही ओन्स 105 वर्थ 1100 ईच। ओके, सो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं उड़ा देता हूं, डिलीट। इसको जो है मैं नो बॉर्डर्स पे कर देता हूं। ठीक है, इसको भी मैं नो बॉर्डर्स पे कर देता हूं। तो 31 दिसंबर 2021 को क्या हो गया, उसके पास कितनी आ गई काउस? उसके पास आ गई 105, और कितने पे है वो? है 1100 ईच, राइट? यही लिखा हुआ है, एग्जैक्टली यही लिखा है। ठीक है जी। अच्छा, तो हम क्या करेंगे जी, हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे कर लेते हैं, 105 मल्टीप्लाई बाय 1100। ठीक है जी। जो कितनी वैल्यू बन गई उसकी? 115500 डॉलर्स। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैं ये टोटल वाला कॉलम जो है उसको उड़ा देता हूँ, इसको भी उड़ा देते हैं। अच्छा, आगे क्या कहता है? कहता है जी, ड्यूरिंग द 20 ही सोल्ड फॉर 40,000 गैलन्स, ठीक है, $5 के ऊपर। व्हेन काउज आर सोल्ड एट लोकल मार्केट द ऑक्शनर चार्जेस 4% कमीशन। शो द एक्सट्रैक्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाने, यानी ये दोनों चीजें हम लोगों को बनानी है। अब हम लोगों को फेयर वैल्यू है, कॉस्ट टू सेल कितनी है? कॉस्ट टू सेल है जी 4%। ठीक है, 4% ऑफ द वैल्यू, विच विल बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं अलहदा से ताकि हमारे पास, अच्छा 4% है, स्केप यहाँ पे लिख लेते हैं, 4% है। सो दैट विल बी वन था, वन जो है 100,000 का 4%, तो दैट विल बी 4,000। और इसका कितना हो जाएगा जी? इसका हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.004। तो इसकी हो जाएगी 0.0010 ज्यादा डल गया। ठीक है, so दैट विल बी कितनी? दैट विल बी 4620 डॉलर्स, और ये भी हो जाएगी कितनी? डॉलर्स। अच्छा जी, जो मेजरमेंट होगी वो कितने पे होगी? इनिशियल मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट 1 जनवरी को कितने पे की थी? 1 जनवरी को हम लोगों ने की, देखे, 100,000 माइनस 4,000 पे। ठीक है जी। इनिशियली हम लोगों ने मैयर कितने पे किया? इनिशियली हम लोगों ने मैयर किया 96,000 पे। अब कितने पे आ गई साल के एंड में? दैट इज 115500 माइनस 4620। तो साल के एंड पे इतने आ गए। अब यहां से जब यहां पे पहुंची, इनिशियली आपके पास साल के स्टार्ट पे 96,000 पे रिपोर्टेड थी, ठीक है।
हर्ड ऑफ काउस, और इसका जो डिफरेंस आया 110,880 माइनस 96,000, राइट। ये कहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा, ये आपका जो रिपोर्ट होगा डेफिनेटली ये इन इन माइनस तो नहीं करेंगे एक्चुअली, इसको हम लोग रिपोर्ट कर देंगे कितने पे, 110,880 पे, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, इसका जो डिफरेंस है गेन है बेसिकली, और वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, ठीक है जी। ये गेन आ गया एक। दूसरा जो आपका आ जाएगा दैट विल बी इंसर्ट, दूसरा आपका आ जाएगा वो जो ऑपरेटिंग होगा, सेल ऑफ मिल्क, जो कि एक्चुअली इस पे कौन सा आईएस लगेगा, इस पे IS-20 लगेगा, IS-2 लगेगा इन्वेंट्रीज का। वो कितना बेचा, वो बेचा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो दैट इज हाउ मच, दैट इज 200,000। अच्छा, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इस पे IS-41 जब नहीं लग रहा, IS-2 तो क्यों ला रहे हैं। उसने कहा था रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट थी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट बनाए, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बना दिए कि सेल ऑफ मिल्क 2 लाख, गेन जो है वो अदर इनकम में आएगा 14,880, और आपकी हर्ड ऑफ कॉस्ट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इतने की रिपोर्ट होगी, ठीक है जी। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। तो हमारे पास ये IS-41 जो है वो भी फिनिश हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है इसी में IS-8 का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। IS-8 क्या है, बड़ा क्रिटिकल सा IS-8 है, यहाँ पे ज्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा आइडिया लेके हम लोग इस लेक्चर को जो है वो वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। IS-8 जो है बहुत क्रिटिकल है। ये क्या बताता है, ये बताता है IS-8 जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स एंड एरर्स के ऊपर है। देखें पॉलिसीज IS-8 हमें क्या बताता है, वो बताता है जी पॉलिसीज को सिलेक्ट कैसे करना है, अगर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो हम क्या चेंज कर सकते हैं कि नहीं, अगर एस्टिमेट्स को पॉलिसीज और एस्टिमेट्स में भी डिफरेंस बताता है, और फिर एरर्स को अगर करेक्ट करना है तो उसमें भी डिफरेंस बताता है। बस लाइट से हम लोग इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स बेस्ड basis conventions rules and practices applied by entity in preparing and presentation of financial statements। तो कंपनी जो रूल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस अप्लाई करती है वो पॉलिसीज है। अब वो कहता क्या कहता है, IS-8 requires an entity to select and apply appropriate accounting policies complying with international financial reporting standards and IS and its interpretations to ensure that financial statements provide information that is reliable और relevant हो। ये लिखा हुआ है रेलिवेंट टू इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स, रिलायबल हो। अच्छा, वो रिलायबल कैसे होगी, रिप्रेजेंट फेथफुली द फाइनेंशियल पोजीशन, financial performance and cash flows of the entity, reflect the economic substance of the transactions, other events and conditions, and not merely the legal form। यानी substance over form का concept आ गया कि economic form should be preferred over legal form, should be neutral, free from bias, should be prudent and are complete in all respects, ठीक है जी। तो अगर पॉलिसी चेंज करनी पड़ जाए, वैसे तो जनरल रूल है कि पॉलिसी चेंज नहीं करनी, क्यों, आप पॉलिसी चेंज करेंगे तो एक पीरियड के रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं, दूसरे पीरियड में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट प्रेजेंट द फेयर एंड ट्रू जो है अफेयर्स ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल अफेयर्स, ठीक है। The general rule is that accounting policies are normally unchanged from period to period to ensure comparability of financial statements over the time. IS-8 requires accounting policies to be changed only if the change is required by IFRS। यानी पहले कोई IS या IFRS लगता था, अब वो चेंज हो गया, अब उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी, तो यू हैव टू चेंज द पॉलिसी, और रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, तो फिर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कहता है अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर इफ देयर हैज बीन अ चेंज इन, आप अगर ये फॉलोइंग 3 चीजें चेंज हुई हैं तो वो कहता है ये पॉलिसी चेंज में कंसीडर होगा, और अगर पॉलिसी चेंज होगी तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा, यानी आप पिछले साल के अपने ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस को एडजस्ट करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज भी आएगा, यानी पिछले साल की स्टेटमेंट्स को रीस्टेट करना पड़ेगा। अच्छा, वो क्या 3 चीजें हैं, पहला कहता है कोई भी आपने चेंज किया जिसकी वजह से रिकग्निशन चेंज हुई,
रिकग्निशन मींस पहले एक्सपेंस था, वो अब रिकग्नाइज हो जाता है एसेट के तौर पे, वो कैपिटलाइज होना शुरू हो गया, या वाइस वर्सा। जैसे कि IS-38 है इंटेंजिबल्स का, उसमें वो कहता है अगर वो सेक्टर क्राइटेरिया पूरा करता है तो वो आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। और लेटर ऑन किसी भी साल में अगर वो कैपिटलाइज नहीं हो रहा, तो वो सेक्टर क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, तो आप उसे एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो अब एसेट एक्सपेंस बन गया या एक्सपेंस एसेट बन गया, तो दैट इज अ रिकग्निशन। प्रेजेंटेशन, depreciation is now included in cost of sales rather than administrative expenses या vice versa, और measurement basis stating asset at replacement cost rather than historical cost। तो ये सारे जो है, अगर इन तीनों चीजों में से एक चीज भी चेंज होगी तो दैट विल बी रिगार्डेड एज चेंज इन पॉलिसी, रिकग्निशन, प्रेजेंटेशन एंड मेजरमेंट। ठीक है जी। अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने आपको आगे बता दिया है। द रिक्वायर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज दैट द चेंज शुड बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली with an adjustment to the opening balance of retained earnings in the statement of changes in equity. Comparative information should be restated unless it is impractical to do so. And if the adjustment to opening retained earnings cannot be reasonably determined, the change should be adjusted prospectively सिर्फ, लेकिन उसको फिर बताना है। ठीक है, ये तो पॉलिसी है। इसके बाद आ गया अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स क्या होता है? इज अ मेथड अडॉप्टेड बाय एंटिटी टू अराइव एट एस्टिमेटेड अमाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मोस्ट फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड सम एस्टिमेशंस। फॉर एग्जांपल, नॉन करंट एसेट्स के लिए उसकी जो टर्मिनल वैल्यू होती है दैट इज एस्टिमेट। ठीक है, उसकी जो जो है यूजफुल लाइफ जो है वो एक एस्टिमेट है। ठीक है, द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट बेस्ड ऑन लीस्ट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट टाइम at the later date, estimates may have to be revised as a result of availability of new information, more experience or subsequent developments। अच्छा, अब अगर एस्टिमेट चेंज हो रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ प्रोस्पेक्टिव जो है वो चेंजेस आएंगी, रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस की जरूरत नहीं है। द रिक्वायरमेंट ऑफ IS-8 आर the effects of change in accounting estimates should be included in statement of profit or loss in the period of change, and if subsequent periods are affected in those subsequent periods. The effects of the change should be included in the same income or expense classification as was used for the original estimate. अगर ये क्लासिफिकेशन चेंज होगी तो फिर ये पॉलिसी चेंज बन जाएगी, ये एस्टिमेट चेंज नहीं रहेगा। If the effects of this change is material, its nature and amount must be disclosed. Examples of accounting changes क्या है? The useful life of the assets मैंने आपको बता दिया, residual value of the asset, terminal value is also changed, the method of depreciation is also जो है वो change in estimate है, और warranty provisions based upon up to date information about the claims frequency and value, ये भी सारी जो है वो चेंज इन पॉलिसी ही है। ठीक है जी, एक छोटी सी इलिस्ट्रेशन उसने दी यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज अपोज टू चेंज इन द एस्टिमेशन टेक्निक। कहता है एन एंटिटी हैज प्रीवियसली चार्ज interest incurred in connection with the construction of tangible non-current assets to the statement of profit and loss following the revision of IS-23 borrowing cost, and in accordance with the revised requirements of that standard it now capitalizes this interest। तो ये बेसिकली क्या है? रिकग्निशन है ना, चेंज हो रही है रिकग्निशन। पहले एक्सपेंस था, वो एसेट हो रहा है क्योंकि उससे कैपिटलाइज किया जा रहा है, तो ये पॉलिसी चेंज है। Second कहता है an entity has previously depreciated vehicles using the reducing balance method 40%, it now uses a straight line method over the period of 5 years। तो ये change in depreciation method है, this is change in estimates। Third है an entity has previously shown the certain overheads within the cost of sales, it now shows those overheads within the administrative expenses। तो ये basically presentation change हो गई कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये change in policy है। Last one, an entity has previously measured inventory at weighted average cost, it now measures inventory using the first in first out method। तो now this is measurement basis change हो गई, तो this is policy change है। ठीक है, अच्छा ये उसने आंसर भी दे दिए। प्रायर पीरियड एरर का क्विकली देख लेते हैं। वो कहता है प्रायर पीरियड एरर्स आर ओमिशंस फ्रॉम एंड मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर वन और मोर पीरियड्स। Prior periods arising from a failure to use information that was available when the financial statements for those periods were authorized for the issue। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट जो है वो IS-10 इसके साथ कनेक्शन में आता है, अगर समझना हो
कि डेट कौन कौन सी होती है। एक होती है क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर, दूसरी होती है जो है ऑडिटिंग, जिसमें एक्टिव पीरियड होता है, ठीक है, जहां पे ऑडिटर्स उसे ऑडिट कर रहे होते हैं। और तीसरा होता है जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होनी चाहिए। तो वो कह रहा है ये एरर्स वो हैं। एरर्स क्या है? ओमिट हो गया कोई चीज, मिस स्टेट हो गई, गलत लिख दी, या कोई भी चीज है किस पीरियड से रिलेटेड, उस पीरियड से रिलेटेड जो पीरियड आता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज्ड के लिए अभी ऑथराइज फॉर इशुएंस के लिए अभी अवेलेबल थी, तब वो एरर था। क्योंकि अगर उसके बाद का होगा तो वो तो नेक्स्ट ईयर का हो गया ना। और could reasonably be expected to have been taken into account in preparing those financial statements. Such errors include mathematical mistakes, mistakes in applying accounting policies, या oversight और fraud भी हो सकता है। Current period errors are discovered in the period should in that period should be corrected before the financial statements are authorized for issue. अगर अब करेक्शन करनी है उसकी एरर्स की, तो क्या होगा? Prior period errors are dealt with by restating the opening balances of assets, liability, and equity if the error had never occurred, and presenting the necessary adjustment to the opening balance of retained earning in the statement of changes in equity. होगा क्या? आपने ओपनिंग बैलेंस, आप जो एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी के इस साल के हैं, उन्हें एडजस्ट ऐसे करना है कि ये एरर था ही नहीं। तो अब क्या होगा? अब आप अपनी और उसका जब एसेट, लाइबिलिटी या इक्विटी को एडजस्ट करेंगे, तो दूसरी तरफ रिटेन अर्निंग के बैलेंस को भी चेंज करना पड़ेगा। रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव फिगर्स, पिछले साल की कंपैरेटिव फिगर्स भी चेंज करेंगे इफ द एरर हैड नॉट अकर्ड। अब इसमें क्या होगा? जब पिछले साल की चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली आपको 3 स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। डिस्क्लोजिंग विद इन द अकाउंट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड। In effect, this means that 3 statements of financial position will be presented within set of financial statements. अच्छा, ये जो कह रहा है अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड, तो आप क्या करेंगे? आप फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस ईयर है उसकी ओपनिंग को भी चेंज करेंगे। तो वो यही कह रहा है, वो कह रहा है एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, वो तो बनेगी बनेगी। एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इस साल की स्टार्ट की होगी। और एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो यही वो यहाँ पे कह रहा था ना, दिस वन, डिस्क्लोजिंग विद इन द अकाउंट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड। तो कंपैरेटिव पीरियड होता है जो पिछला साल होता है, तो पिछले साल की जो बिगिनिंग को चेंज करेंगे तो 3 बैलेंस शीट बनेंगी। पिछले साल की बिगिनिंग को चेंज करेंगे, उसकी वजह से इस साल जो पिछले साल की क्लोजिंग चेंज होगी, या इस साल की ओपनिंग और इस साल की एंडिंग तो बननी ही बननी है। यहाँ पे जो है वो मैं क्लोज करता हूँ, हम उसकी इलिस्ट्रेशन आप खुद देख लेना। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। नो क्वेश्चन? चले, ठीक हो गया। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।